विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। छत्रपति शिवाजी के बारे में कर रहे थे हम इतिहास में। आज आगे बढ़ना है। कल शिवाजी के बारे में पढ़ा, आज हमने उनके पुत्र संभाजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु हो गई कब? 1680 में। उनके दो पत्नियां थी, दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्र। उनके बीच में क्या हो गया? उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया। एक था राजा राम, एक था संभाजी। बड़ा जो था वो संभाजी था। संभाजी के बारे में इतिहास में लिखा हुआ कि बड़ा अभिमानी, क्रोधी, भोग विलासी, विलासिता प्रवृत्ति का व्यक्ति था, है ना। और लास्ट में शिवाजी ने उसको क्या कर रखा था? पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। कहां कर रखा था? पन्हाला के किले में कैद कर दिया था अपनी मृत्यु के अवसर पर। तो राजा राम मेरे ख्याल से गद्दी के लिए संघर्ष, गद्दी प्राप्त की होगी उसने, लेकिन ये वहां से छूटा और उसने, संभाजी ने क्या किया? गद्दी प्राप्त कर ली, राजा राम को उतारा और क्या कर दिया? गद्दी पर बैठ गया। राजा राम ने क्या किया, क्या नाम है, संभाजी ने क्या किया कि एक कवि कलश था, कवि कलश, उसको बड़ा सर्वोच्च पद दिया। और उसका जो मतलब सलाहकार, सबसे बड़ा सलाहकार था, वो कौन था? कवि कलश। इसको जो मराठे थे वो बोलते थे कवि कलुष। क्या बोलते थे? और भेदिया भी बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? भेदिया। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, कि कूटनीतिज्ञ था। ठीक है। तो चलो जी, बैठ गया कौन? संभाजी। अब संभाजी क्या हुआ कि इसने एक गलती कर दी। औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर। अकबर वो वाला अकबर नहीं, इसका एक बेटा था औरंगजेब का, उसने विद्रोह कर दिया था। किसने? अकबर ने। औरंगजेब उसका पीछा करते हुए दक्षिण भारत आया। अब दक्षिण भारत में अकबर ने शरण ली किसके यहाँ? किसके यहाँ? संभाजी के यहाँ। और संभाजी ने उसको आश्वासन भी दे दिया, थोड़ा बहुत जो भी दिया होगा, शरण दे दी। तो किससे टकराया संभाजी? सीधे औरंगजेब से। उसके बाद इन दोनों को कैद किया गया। किन दोनों को? संभाजी को और कवि कलुष को। किसको? और औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब ने इन्हें कहा कि चलो ठीक है, इस्लाम स्वीकार कर लो, छोड़ देंगे। और ये महाशय क्या कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। किसके? औरंगजेब को। और साथ में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भी कुछ क्या कर दिया? टिप्पणी कर दी। और किसके सामने कर दी? औरंगजेब के सामने कर दी। तो कहा जाता है कि इतिहास में सबसे क्रूरतम हत्याओं में अगर किसी की हत्या हुई है तो वो किसकी हुई है? संभाजी की हुई है। किसकी? कैसे होती क्रूरतम हत्या? एक ही दिन नहीं मारा जाता आदमी को, छोटे छोटे टुकड़ों में रोज। क्या? तो कवि कलश यानी जिसको भेदिया बोलते थे, और साथ में संभाजी, दोनों की हत्याएं हुई। ठीक है। चलो जी, फिर क्या होना था? हत्या हो गई तो अब किसका नंबर आएगा? राजा राम का नंबर आएगा। तो संभाजी का जो कार्यकाल था वो 1680 से 1690 9 साल का रहा। कितना? शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 से 1689 तक रहा। 1689 से 1700, लगभग 11 साल जो रहा वो कौन रहा? राजा राम रहा। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था कि जब इसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा किया मुगलों ने, तो साथ में क्या हुआ कि उसका पुत्र साहू और पत्नी येशुबाई को गिरफ्तार करके रायगढ़ के किले में कैद कर दिया गया। यह बताया जाता है कि जो साहू था, साहू इसका बेटा, छोटा बच्चा था, उसको औरंगजेब की पुत्री ने पाला। किसने? और वो कहीं से भी मराठा था ही नहीं, क्योंकि जो बचपन से छोटा बच्चा था। और छोटा बच्चा को कौन पाल रहा है? औरंगजेब की पुत्री पाल रही है। एक बार क्वेश्चन बना था कि औरंगजेब की किस पुत्री ने पाला, उतना डीप यहां पर नहीं पूछते हैं। ठीक है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लेना बाद में। लेकिन क्या हुआ कि ये एक तरह से पूरा क्या था, इस्लामिक उसमें परंपराओं में पला बड़ा बच्चा था। लेकिन क्या हुआ, बातें मत कीजिए भाई। क्या हुआ? संभाजी के बाद राजा राम आया। राजा राम के बाद कौन आई? ताराबाई आई। ताराबाई के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट ऑब्लिक शाह आलम फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसको शाह बेखबर कहा जाता है। अब क्या हुआ कि मराठा शक्ति थी, ठीक ठाक थी। तो इन्होंने, मुगलों ने क्या किया, लेटर मुगल्स ने, उनको किसी ने राय दी मुअज्जम को कि ऐसा करो, इसको छोड़ दो, इसको, बच्चे को, शाहू को। ठीक है। और शाहू को मुगल कैद से छोड़ दिया गया। अब जो मुगल चाह रहे थे वही हुआ। क्या हुआ कि उधर ताराबाई क्या कर रही थी, इतना संघर्ष किया ताराबाई ने। औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने वाली जो मराठा महिला है वो कौन है? ताराबाई। कायदे से उसके पुत्र को अब राजा बनना चाहिए था,
तो वो अपने बेटे को राजा बनाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, उधर छत्रपति शाहू को छोड़ दिया। अब जब शाहू को छोड़ दिया तो क्योंकि मैंने कहा कि भाई संभाजी बड़ा लड़का था, उसका लड़का कौन है, शाहू है, तो मराठे जो सारे के सारे थे वो किसकी तरफ चले गए, शाहू की तरफ चले गए। उन्होंने कहा भाई राजा तो शाहू को बनना चाहिए, नियम जो है वो क्या है, बड़े बेटे का बड़ा बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और ताराबाई ने इतना संघर्ष किया, उसका संघर्ष बेकार हो गया। फिर हुई लड़ाई किसकी, चाची और भतीजे के बीच में, यानी छत्रपति शाहू और उसकी चाची कौन, ताराबाई, जिसमें ताराबाई हार गई। क्या हो गई, हार गई। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हम पढ़ रहे संभाजी पढ़ा हमने, राजा राम पढ़ेंगे, ताराबाई पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं छत्रपति शाहू। वही शाहू है ये, कौन, जिसको औरंगजेब की बेटी ने पाला और जो इस्लामिक परंपराओं में क्या हुआ था, पला बड़ा था, और ये अयोग्य था। अगर ये अयोग्य ना होता, कौन, छत्रपति शाहू, तो ये शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करता, लेकिन इस पे योग्यता तो थी नहीं। तो क्या हुआ कि आगे चलकर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे ही हम 1713 के आसपास जाते हैं, 1713, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि जो पेशवा नहीं पढ़े थे हमने, कौन, अष्टप्रधानों में सबसे ऊपर जो पेशवा होता था, उन पेशवाओं ने क्या कर दी, सारी ताकत जो थी, सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, और छत्रपति जो था वो नाम मात्र का छत्रपति रह गया। यानी जो राजा है वो कौन है, पेशवा है, छत्रपति खाली नाम मात्र का छत्रपति है। फिर हम 7 पेशवा पढ़ते हैं, जिनमें 3 पेशवा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी बाजीराव पढ़ते हैं। और पिक्चर आपने देख ली होगी, बाजीराव, मस्तानी बेगम, शनिवार महल, छत्रसाल, ये नाम सुन लिए होंगे आपने, तो ये आगे पढ़ेंगे, पर मैं हल्का हल्का आपको फ्लैश क्या बोलते हैं, ट्रेलर, स्टोरी का ट्रेलर बता रहा हूं, ठीक है। अब जी क्या हुआ कि ये तो चला गया मुगल कैद में शाहू, और पत्नी येसुबाई भी रायगढ़ के किले में क्या कर दी गई, कैद कर दी गई। अब बना राजा राम, कौन बना, 1689 से 1700 तक। और इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया मराठों का। क्या छेड़ दिया, मराठों का स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता। क्यों भाई, रायगढ़ पर कब्जा हो गया, सॉरी राजधानी पर कब्जा कर दिया किसने, औरंगजेब ने। राजधानी कहां थी, रायगढ़ थी, मराठों की राजधानी कहां थी, रायगढ़ थी, उस पर कब्जा हो गया। अब संभाजी की मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई राजा राम मराठा मंत्री परिषद ने क्या कर दिया, राजा घोषित किया, और फरवरी 1689 में उसका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है जी, राजा राम ने अपने को शाहू का प्रतिनिधि माना। किसका, ये गलती कर दी इसने, क्या कर दी, इसने कहा मैं शाहू का प्रतिनिधि हूं, शाहू तो है मुगल कैद में, मैं उसका प्रतिनिधि हूं, ये गलती कर दी। इसी कारण आगे चलकर आप देखते हैं ताराबाई जो कि अपने बेटे को बनाना चाह रही थी, उसका बेटा नहीं बनता है, छत्रपति शाहू ही बनता है। ठीक है, तो शाहू के प्रतिनिधि के रूप में उसने शासन किया, गद्दी पर कभी नहीं बैठा। उसने मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दे दी। ठीक है, संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जादव, ये 2 नाम याद रखने हैं आपने, संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जादव जैसे बहादुर सेनापतियों का सहयोग लिया। किसने, राजा राम ने। कौन थे सेनापति, संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जादव। इस पर मूवी बननी चाहिए कायदे से, बड़ा अच्छा इतिहास है किसका, मराठों का। ठीक है, 1689 में राजा राम मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर कहां भागा, यहां से क्वेश्चन बनेगा आंसर, जिंजी के किले में चला गया। कहां चला गया, जिंजी के किले में चला गया। 1689 तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजा राम के समय में मराठा गतिविधियों का केंद्र मुगलों के विरुद्ध कौन सा था, आंसर जिंजी। जिंजी के किले में रहा ये, वहीं से इसने अपनी गतिविधियां चलाई। मराठा साम्राज्य की राजधानी जिंजी रही। क्या रही, क्योंकि रायगढ़ पर तो औरंगजेब का अधिकार हो गया मुगलों का, तो अब राजधानी कहां रही, जिंजी। ठीक है, जिंजी के बाद 1699 में सतारा, क्या, चंडीगढ़ वाला सतारा नहीं, चंडीगढ़ में एक सेक्टर है 17 सेक्टर, उसको पंजाबी में सतारा बोलते हैं, वो वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला सतारा। ठीक है, सतारा मराठों की राजधानी बनी। क्या बनी, मराठों की। तो 1699 में मराठा साम्राज्य की राजधानी जिंजी से कहां गई, सतारा आ गई। कहां गई, 1689 तक मुगलों ने संपूर्ण मराठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसी समय राजा राम के नेतृत्व में मराठा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो गए थे। इसी को मराठों का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, और जो कि 1707 तक चला। कब तक चला,
तो 1689 से 1707, 11, 7, 18 साल तक मराठों ने क्या किया, छोटी छोटी टुकड़ियों पर हमला करते रहे मुगलों पर, और इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम क्या होता रहा, चलता रहा। ठीक है। और साहू को मराठा छत्रपति बाद में क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। साहू को राजा की उपाधि दी गई, मनसब भी दिया गया, फिर भी वह औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलों का ही कैदी बना रहा, कैद में रहा। उसको राजा की भी उपाधि दे दी, उसको क्या मान लिया, छत्रपति स्वीकार कर लिया, लेकिन रहा मुगलों की कैद में। मैंने आपको बता दिया था, औरंगजेब की पुत्री ने इसका लालन पालन किया। ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता का और अंततः मराठा मंडल या राज संघ का उदय हुआ। यह गलती कर दी इसने सरदारों को जागीरें जो प्रदान की, उससे क्या हो गया, राज करने का स्वत्व प्राप्त हो गया। किनको, मराठा सरदारों का। तो आगे चलकर आप देखते हैं ये मराठा सरदार ना बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं भाई। क्या करते हैं, अगर राजा क्या करेगा, हाँ भाई ठीक है तुम अपने अपने यहाँ राज करो, तो उनको तो राज करने की आदत पड़ गई ना। तो मराठा सरदार क्या हो गए, पावरफुल हो गए। पावरफुल हो गए तो क्या, पेशवा अपने हाथ में ताकत तो लेते हैं, लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं कि मराठा साम्राज्य टूटता है बाद में। क्या टूटता है, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, सुने हो, ये कौन है, ये वही सरदार लोग हैं जिन्होंने क्या ले लिया, मतलब चख लिया मजा किसका, राज करने का। जागीरें मिल गई ना बड़ी बड़ी, तो एक बार राजा के रूप में वो क्या हो गए, बैठ गए, तो क्या छोड़ेगा कोई, कोई नहीं छोड़ता। एक बार जब किसी को अधिकार मिल जाता है, उसके बाद उन अधिकारों को कोई नहीं छोड़ता है। तो जैसे आपने क्या पढ़ने हैं, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, और एक और जगह है, कौन, नहीं, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, और बताओ एक और होगा सरदार, आगे पढ़ लेंगे वैसे हो। इंदौर के होलकर मल्हार राव होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, सिंधिया समझ रहे हो, कौन सिंधिया, माधवराव सिंधिया, राजस्थान की सीएम रही जो पहले, क्या नाम है उनका, वो उसी परिवार से हैं, सिंधिया परिवार से, राज परिवार से हैं ये लोग। राज परिवार मतलब मराठा सरदारों के परिवारों से हैं। आज भी राज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किस रूप में, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में, है ना। बताओ एक और मराठा सरदार होंगे, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, कहां के, गायकवाड़ कहां के, देखो गायकवाड़ कहां के थे, चेक करो, गायकवाड़, ये सब मराठा सरदार हैं। ठीक है, तब तक आगे बढ़ता हूं मैं। गायकवाड़ ढूंढ लीजिए कहां के हैं, पुणे है, नहीं नहीं नहीं, पुणे के गायकवाड़ नहीं, मैच नहीं कर रहा था। राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता और अंततः मराठा मंडल या राज संघ का उदय हो गया। 1700 ईस्वी में मृत्यु तक राजा राम ने स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। अब उसके बाद राजा राम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने स्टार्ट किया क्या, अपने बेटे शिवाजी द्वितीय रखा उसका नाम, शिवाजी सेकंड, और 1700 से लेकर 1707 तक ये महिला, मराठा महिला औरंगजेब से टकराई। किससे, तो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया 4 वर्षीय पुत्र को, और मुगलों से स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। उसने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीता। ये बड़ी बात थी, 3 किले जीते उसने। कौन कौन से, रायगढ़ जो राजधानी थी, दूसरा सतारा जो मेन जगह थी, और सिंहगढ़, वही सिंहगढ़ कौन सा, कोंडाना का किला, है ना। अब क्या हुआ भाई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। उसका बेटा मुअज्जम बना, बहादुर शाह फर्स्ट, सालम फर्स्ट, शाह बेखबर, है ना। उसने क्या कर दिया, साहू को कैद से छोड़ दिया। और फिर क्या हो गया, कलह, आंतरिक कलह मराठों में, पारिवारिक कलह जिसे बोलते हैं, चाची और भतीजे के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें चाची हार गई, साहू जीत गया। बना कौन, छत्रपति साहू बना। कौन बना, छत्रपति जो बना वो साहू बना। ठीक है। तो जब
मुगल कैद से मुक्त होने के बाद शाहू सतारा पहुंचा, तब ताराबाई शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, 12 अक्टूबर 1707 को शाहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ। भाई कौन सा युद्ध? खेड़ा। नाम सुना है खेड़ा कभी? हाँ जी, मॉडर्न में पढ़ेंगे आप, खेड़ा सत्याग्रह। क्या पढ़ेंगे? खेड़ा सत्याग्रह। चलो, खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुआ। यही है वो बालाजी विश्वनाथ। कौन? पहले पेशवा बनेंगे जो। क्या बनेंगे? पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। 1708 में शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। अब मराठा राज्य दो विरोधी उपराज्यों में विभक्त हो गया। एक राज्य सतारा के प्रमुख शाहू थे और दूसरा राज्य कोल्हापुर के प्रमुख शिवाजी सेकंड। कोल्हापुर समझ रहे हो? कोल्हापुर की चप्पलें बड़ी फेमस है। तो कोल्हापुर में बैठा कौन? शिवाजी सेकंड, वो जो छोटा बच्चा था, जो ताराबाई का बेटा था। और जो सतारा जो मेन जगह थी, वहां का हेड हो गया कौन? शाहू। यानी एक तरह से मराठा साम्राज्य दो भागों में बट गया। लेकिन फिर क्या होता है, शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद, अब शिवाजी द्वितीय भी मर गए। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। इन दो प्रतिद्वंदीय शक्तियों यानी सतारा और कोल्हापुर के मध्य शत्रुता का अंत कब हुआ? 1731 में हुआ, जब वारणा की संधि हुई। क्या हुई? वारणा की संधि हुई। इस संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कहां थी? कोल्हापुर, और वहां पर शासन करेगा। और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी क्या थी? सतारा थी, पर कौन करेगा? शाहू शासन करेगा। ठीक है। 1708 में अपने सिंहासनारूढ़ होने के अवसर पर शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते, कौन सी उपाधि दी? भाई अपनी चाची से जीता था वो खेड़ा के युद्ध में, और किसकी सहायता से जीता था? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से जीता था। सेना करते यानी सेना का व्यवस्थापक का पद प्रदान किया, और 1713 में उसे पेशवा का पद दिया। तो अब 1713 से 1720 तक पहला पेशवा होता है कौन? बालाजी विश्वनाथ। और 20 से 40 तक होता है बाजीराव, जिसको सैनिक पेशवा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मराठा शक्ति का अवतार बोलते हैं, बाजीराव, जिस पर आपने पिक्चर देखी बाजीराव मस्तानी, है ना। ये वो आदमी था बाजीराव जिसने शिवाजी की टैक्टिक्स को क्या किया? अपनाया। इसको छत्रसाल ने मस्तानी बेगम भेंट की थी। मस्तानी बेगम से पिक्चर में तो दिखा दिया कि विवाह हुआ था, बट मराठों ने विवाह होने नहीं दिया। क्या नहीं होने दिया? विवाह नहीं होने दिया। लेकिन इसने क्या किया? उसके लिए शनिवार महल बनवाया। शनिवार महल इतना भव्य था कि पूछो मत। 1 करोड़ रुपए वार्षिक दिया जाता था। किसको? मस्तानी बेगम को। मस्तानी बेगम इतनी सुंदर थी कि बताया जाता है कि अतिशयोक्ति कर रखी इतिहासकारों ने कई जगह पर, है ना। बहुत ही अधिक, जिसे बोलते हैं सुंदर। ठीक है। और इस उसमें क्या हो गया? क्रुद्ध हो गया कौन? बाजीराव। तो उसने अपने आप को झोंक दिया किसमें? युद्धों में। वो युद्ध में ही रत रहा। कौन? बाजीराव। कहाँ रहा? लेकिन एक बार यूपी वालों ने क्वेश्चन पूछा कि बाजीराव की मृत्यु कहाँ हुई? आंसर शनिवार महल में हुई। कहाँ हुई? उसी शनिवार महल में जहां मस्तानी बेगम रहती थी। एक बार क्वेश्चन पूछा मस्तानी बेगम किसने भेंट की? तो आंसर छत्रसाल ने। बुंदेला सरदार छत्रसाल ने भेंट की। अब बोलते तो ऐसे कि छत्रसाल की पुत्री थी, ये थी, वो थी, बट इतिहास को जब डीप पढ़ते हैं आप तो चलो देख लीजिएगा जो भी होगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि किसने भेंट की? छत्रसाल ने भेंट की। शनिवार महल। मृत्यु कहां पर हुई? शनिवार महल में। और इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। किसने? बाजीराव प्रथम ने। उसके बाद 40 से लेके 61 तक जो रहा वो कौन रहा? बालाजी विश्वनाथ बाजीराव। कौन रहा? बालाजी बाजीराव। थर्ड पेशवा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड पेशवा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में? कौन अहमद शाह अब्दाली? वही अफगानी दुर्र दुर्रानी बोलते हैं। क्या गलती कर दी मराठों ने? क्या गलती की होगी पानीपत के तृतीय युद्ध में? मराठों का पैटर्न नहीं था भाई आमने सामने की लड़ाई। मराठे छापामार युद्ध पद्धति में सिद्धहस्त थे। आमने सामने की लड़ाई लड़ ली। आमने सामने की लड़ाई किससे लड़ी? वो भी अब्दाली से, जिसको कि बहुत अनुभव था युद्ध लड़ने का। ठीक है, सेना भी ज्यादा थी, तोपें थी, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो हार गए मराठा शक्ति का पतन माना जाता है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी 4 पेशवा और हुए।
चौथे पेशवा हुए कौन? माधवराव, माधवराव प्रथम। तो कहा जाता है कि इन्होंने संभाल लिया था मराठा शक्ति को, लेकिन क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। तब तक क्या हो गई? तो शायद ग्रांड डफ ने कहा है कि पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ मराठों के लिए जितना कि इस पेशवा का असामयिक निधन, जितना कि इस पेशवा का, यानी चौथे पेशवा का असामयिक निधन। अगर चौथा पेशवा जल्दी नहीं मरता तो हो सकता था कि मराठा शक्ति को क्या करता दोबारे। वैसे तो बड़े बड़े मराठा सरदार भाई मर गए थे, किसमें? वीर गति को प्राप्त हो गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, लेकिन चौथा पेशवा योग्य था थोड़ा बहुत और उसने कोशिश की। और उसके बाद के पेशवा, जो हम 3 पेशवा पढ़ते हैं, वो कैसे हैं? कोई आत्महत्या करता है ना? आत्महत्या क्यों करता है? कि मराठा सरदार ज्यादा क्या हो जाते हैं, 12 भाई परिषद, उसमें भी क्या मराठा सरदारों का बहुत ज्यादा क्या होता है, होल्ड हो जाता है किस पर? पेशवाओं पर। ठीक है, एक बच्चा जो कि छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो किसी तरह से बड़ा तो हो जाता है, लेकिन बाद में वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी क्वेश्चन बना किस पेशवा ने आत्महत्या की, तो अभी आ रहे हैं वहां पर। फिलहाल पहले चलते हैं कहां भाई? शाहू पर। तो वारणा की संधि हो गई भाई, ये भी हो गया, साम्राज्य बट गया, सेना करते की उपाधि भी दे दी। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद शक्तिशाली हो गया। बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया। छत्रपति शाहू क्या रह गया? नाम मात्र का रह गया। अब आया पेशवाओं का काल, पेशवाओं की पेशवाई, पेशवाओं की पेशवाई आई। पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष। तो बालाजी विश्वनाथ पढ़ते हैं पहले 1713 से 1720। 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे। अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है, 1699 से 1708 तक बालाजी धन्नाजी जादव की सेवा में थे। 1708 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रसेन जादव के ताराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को साहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, साहू ने 1708 में सेना करते यानी सेना के व्यवस्थापक की पदवी दी। उसके बाद नई सेना का गठन और देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना का कार्य किया। कार्य सौंपा किसको? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बालाजी की सेवाओं से प्रसन्न होकर 1713 में साहू ने क्या कर दिया? पेशवा का मुख्य पद दे दिया। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। अब बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी, मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र में विधिवत व्यवस्था की गई। क्या की गई? तो इसमें कुछ खास नहीं है, इनमें उतना नहीं पूछा जाता है जितना कि अगले वाले से पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं। मराठों की मुगलों के प्रति नीति में 1716 के बाद परिवर्तन आया। 1719 में बालाजी ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से एक संधि की। इस संधि की मुख्य शर्तें: स्वराज क्षेत्र पर राजस्व अधिकार को मान्यता दे दी गई। दक्कन के 6 मुगल सूबे मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, तंजौर में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार को मान्यता दी गई। गोंडवाना, बरार, खानदेश, हैदराबाद, कर्नाटक में हाल ही में मराठों द्वारा जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था उस पर मराठों के अधिकार को मान्यता दे दी गई। एक बार फिर समझा देता हूं। मुगल सूबेदार था एक सैयद हुसैन। कौन? 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? इसके साथ एक संधि की, और संधि की जो शर्तें थी वो बालाजी के पक्ष में या मराठों के पक्ष में थी। देखो, पहला, स्वराज क्षेत्र, शिवाजी बोलते थे स्वराज्य क्षेत्र बोलते थे, मराठों का जो क्षेत्र था वो क्या था? स्वराज्य। स्वराज्य क्षेत्र पर राजस्व अधिकार की मान्यता मिल गई, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, दक्कन के 6 मुगल सूबे, दक्कन के 6 मुगल सूबे जैसे सूबों पर और मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, तंजौर में चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार को मान्यता दे दी गई मुगलों के द्वारा, मुगल सूबेदार सैयद हुसैन के द्वारा। तीसरा काम जो हुआ, गोंडवाना, बरार, खानदेश, हैदराबाद, कर्नाटक, जो कि हाल ही में मराठों द्वारा इन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था, उन पर मराठों के अधिकार को मान्यता दे दी गई। इतना समझ में आ गया? ठीक। साहू ने स्वराज्य की मान्यता के बदले में मुगलों की सहायता के लिए 15,000 सैनिकों की सेना रखने, चौथ और सरदेश मुखी की वसूली के बदले मुगलों के क्षेत्रों को लूटपाट से मुक्त रखने और 10 लाख रुपए का सालाना नजराना पेश करने का वचन दिया।
भाई दिया तो इन्होंने भी, इन्हें भी तो देना पड़ेगा मुगलों को। 10 लाख रुपए देने का वचन दिया मुगलों को, साथ में बोला कि भाई मुगल क्षेत्रों में लूटपाट नहीं करेंगे हम लोग, साथ में क्या बोला, 15,000 सैनिकों की सेना रखेंगे हम, क्या तो चौथ और सरदेश मुखी की वसूली के बदले कि हम चौथ और सरदेश मुखी वसूलेंगे, लेकिन मुगल जो क्षेत्र है वहां पर लूटपाट नहीं रखेंगे और ना ही होने देंगे, ना ही होने देंगे बस, लेकिन चौथ और सरदेश मुखी वसूलेंगे। ठीक है। 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच हुई संधि का मुख्य कारण फर्रुखशियर को गद्दी से हटना था। फर्रुखशियर को गद्दी से हटाना था। ठीक है। आपको पता ही है लेटर मुगल में कौन कौन आए, पहले मुअज्जम आया, उसके बाद कौन आया, जहांदार शाह आया, उसके बाद कौन आया, फर्रुखशियर आया, है ना। नाम भी बता रखे मैंने कि जो औरंगजेब का बेटा था मुअज्जम, उसको बोला शाहे बेखबर, उसके बाद जहांदार शाह आया, उसको बोला धूर्त कायर, उसके बाद नहीं सॉरी लंपट मूर्ख बोला, उसके बाद फर्रुखशियर आया, उसको बोला धूर्त कायर, घृणित कायर या धूर्त कायर, है ना। ऐसे नाम पड़े लेटर मुगल्स के, क्यों, क्योंकि योग्यता थी नहीं। ठीक है। चलो जी, अब इसको हटाना था, इसलिए ये सब खेल चल रहा था। मराठों को जो अधिकार दिए जा रहे थे वो सब इसलिए दिए जा रहे थे। ठीक है। अब क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्षता देखा, सैयद बंधुओं की मदद की, और अच्छा 1719 में बालाजी विश्वनाथ मराठों की एक सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे। सैयद बंधु कौन, नृप निर्माता, नृप निर्माता बोलते हैं किंग मेकर्स को। पूछेगा इतिहास में नृप निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है, आपने बोलना है अब्दुल्ला खां, सैयद हुसैन अली खां। सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां, इन्होंने लेटर मुगल्स में कई राजाओं को गद्दी पर बिठाया, कई राजाओं को गद्दी से उतारा। ठीक है। तो क्या हुआ कि बालाजी विश्वनाथ मराठों की एक सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बादशाह फर्रुखशियर को हटाने के लिए सैयद बंधुओं की मदद की। क्या की, सैयद बंधुओं की मदद की, और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को देख लिया, भाप गए ये लोग। क्या हो गए, मुगल साम्राज्य की कमजोरी को भाप गए, समझ गए। आगे चलकर इसीलिए तो बाजीराव बोलता है किससे, छत्रपति साहू से, कि छत्रपति क्या, ये जो जर्जर वृक्ष है, जर्जर वृक्ष मतलब मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य क्या हो चुका था, जर्जर हो चुका था वृक्ष, लेकिन ऐसा था, खोखला था, लेकिन था पेड़, कि इस जर्जर वृक्ष की क्या करना है, जड़ पर प्रहार करना है। क्या करना है, जड़ पर प्रहार करना है, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। शाखाएं समझते हो क्या, हाँ जी। अरे जो छोटे छोटे जो साम्राज्य जो मुगलों के चक्कर में क्या कर रहे थे, अपनी मतलब अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, छोटे छोटे साम्राज्य, उसने कहा इसकी जड़ पर प्रहार करते हैं, इस जर्जर वृक्ष की, है ना, मुगल साम्राज्य की जड़ पर प्रहार करते हैं, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। तो छत्रपति ने क्या कहा, छत्रपति ने कहा तुम एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। किसको कहा, बाजीराव को। अभी आगे पढ़ेंगे हम। बाजीराव को कहा तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। इसको आपकी भाषा में बोलते हैं चोक देना। चोक नहीं देते हैं, चोक बोलते हैं, हाँ जो भी है, चोक देना, जैसे ट्यूबलाइट में देते हैं ना हम, हाँ, कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि साथ में बाजीराव ने यह भी कहा था कि जर्जर वृक्ष के, आओ इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हम मराठा ध्वजा को अटक से कटक तक फहराएंगे। कहां से कहां तक, कहां पड़ता है अटक, पाकिस्तान में पड़ता है, और कटक कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो मराठों की योजना जो थी बाजीराव की, वो थी अटक से कटक तक, यानी कटक उड़ीसा, अटक पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं बना था उस समय तक, पर मैं आज हाल फिलहाल में, तो मराठा अगर अंग्रेज ना आते तो मराठा शक्ति क्या करती, यहां पर शासन करते। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कुछ अहमद शाह अब्दाली ने कर दिया, कुछ अंग्रेजों ने कर दिया, पर पेशवा भी कम नहीं थे भाई। ठीक है। तो तब साहू ने कहा छत्रपति कि तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, तुम बिल्कुल निसंदेह क्या करोगे, मराठा ध्वजा को अटक से कटक तक फहरा सकते हो। समझ में आ गया। चलो, अब मैं नहीं जानता कि वो बाजीराव के उसको किस प्रकार, किरदार को किस प्रकार निभाया, वो हीरो जो है, क्या नाम है, रणवीर सिंह, ठीक ठाक निभाया, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ा रुक के बोलनी चाहिए थी, थोड़ा रुक रुक के। जल्दबाजी किस चीज की थी भाई, आप लोगों को याद हो जाता। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको,
मुझको रोल देते हैं, मैं बताता आपको डायलॉग डिलीवरी कैसे की जाती है। खाली ये बोला था छत्रपति इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करें, जड़ पर या तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हम मराठा ध्वजा को अटक से और कहां तक, पटक तक फहराएंगे। और फिर आप ही में से कोई छत्रपति होता है, वो बोलता है कि हाँ आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, आप कर सकते हो ऐसा, है ना। तो याद हो जाता है, दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में, ठीक है। अब हमेशा के लिए याद हो गए होंगे आपको। चलो, तो भाई क्या हुआ कि फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया, किसके सहयोग से, बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से। किसने, सैयद ब्रदर्स ने। सैयद ब्रदर्स कौन, नृप निर्माता। नृप निर्माता कौन, किंग मेकर, सैयद अब्दुल्ला खां एंड हुसैन अली खां। समझ में आ गया। अब एक अंग्रेज है भाई, ये जरूर बोलेंगे बीच में। रिचर्ड टेम्पल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है। अब मैग्ना कार्टा मैंने आपको बताया था 1215 में साइन हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। मूल अधिकारों का एक प्रपत्र था जिस पर इंग्लैंड की जनता ने अपने राजा से साइन करवाए थे, है ना। तो मूल अधिकार मिले थे इंग्लैंड की जनता को 1215 में। जब भारत में थर्ड बैटल ऑफ तराइन चल रहा था, किस किस के बीच में, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में, इंग्लैंड की जनता इतनी सजग थी कि 1215 में वहां मैग्ना कार्टा पर साइन करा रही थी, कागज लेके, करो इस पर साइन, राजा से बोल रही थी, क्योंकि हमें मूल अधिकार चाहिए। समझ में आए। तो जब जब अधिकार मिलेंगे किसी को, वहां पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा, बोला जाएगा मैग्ना कार्टा। तो मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसने कहा इस संधि को, आंसर रिचर्ड टेम्पल ने कहा। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे आता है बाजीराव फर्स्ट। कौन आता है, 1720 से 1740, 20 साल का कार्यकाल, गजब का कार्यकाल, लड़ाइयां ही लड़ाइयां, है ना। इवन ये मानो कि 500 सैनिकों को लेकर पहुंच गया कहां, दिल्ली। कहां, सिर्फ 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच गया। सोच सकते हो आप। और समझ गया कि भाई ये तो स्थिति क्या है इनकी, खाली बाहर बाहर का है लाल किला, अंदर से तो क्या है, खोखला है, कुछ नहीं है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू ने उसके पुत्र बाजीराव फर्स्ट को पेशवा नियुक्त किया, और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद क्या हो गया, पैतृक हो गया, वंशानुगत हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहां से, पेशवा का पद वंशानुगत हुआ किसके समय में। भाई बालाजी विश्वनाथ मत कर देना, बाजीराव करना। क्या करना, बाजीराव के समय में वंशानुगत हो गया, पैतृक हो गया पेशवा का पद। इसका मतलब अब पेशवा का बेटा पेशवा बनेगा। क्या बनेगा, कोंकण ब्राह्मण परिवार से थे ये, कोंकण के ब्राह्मण थे, ठीक है। उसके अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया। मराठों की पताका को कृष्णा से लेकर अटक तक, यानी या कटक से अटक तक, कटक जो है ना वो किसके, कटक इधर उड़ीसा में पड़ गया। आप कृष्णा भी बोल सकते हो, कटक भी बोल सकते हो, और उधर बोलना है आपने अटक तक, ठीक है। ठहराने की बात की। बाजीराव मुगल साम्राज्य के तेजी से हो रहे पतन और विघटन से परिचित था। वो इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता था। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव ने कहा कि हम इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करें, आक्रमण करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। क्या कहा, यह डायलॉग याद हो गया होगा आपको। 23 जून 1724 को सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। भाई क्या हुआ, और मराठों के युद्ध में मराठों की मदद से निजामुल मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिज खां। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा। औरंगजेब के दरबार में एक सरदार था जिसका नाम था निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां। क्या नाम था, मैं पूरा नाम इसलिए बोल रहा हूं कि उपाधि भी याद कर लो, आसफ जहां। वैसे उसका नाम था चिनकलिज खां। क्या नाम था, उसका नाम पूरा याद करना आपने, निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां। औरंगजेब मर गया 1707 में। उसके बाद आया कौन, शाह बेखबर, बहादुर शाह फर्स्ट, सालम फर्स्ट। उसे देखा राजा शराब पी रहा, नाच गान देख रहा, कुछ काम हो ही नहीं रहा, ना कोई इज्जत राजा की ना कुछ, है ना। लाल किले के ऊपर जो पीओपी होता है ना, जैसे हमारा, वो चांदी निकाल निकाल कर क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच गान देख रहे हैं। उसके बाद बना कौन, जहांदार शाह, जिसको जनता ही क्या बोल रही है, लंपट मूर्ख बोल रही है। उसके दरबार में भी देखा उसने, यार यहाँ भी कोई इज्जत नहीं है, जनता ही जिसको लंपट मूर्ख बोले अगर राजा को, तो सोचो ना, अगर किसी राजा के पीछे जी लगा के बात कर रही है जनता, तो समझ लो कि उसके अंदर क्या योग्यता है। अगर कोई राजा बार बार क्या हो रहा है, जनता चाह रही है कि यही आए,
समझ रहे हो मेरे इशारों को? अगर बार बार ये चाह रही कि यही आए, इसका मतलब उसके अंदर योग्यता है। क्या है? और ये भी बोल सकते हैं कि उसकी टक्कर में कोई भी दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं है, ये भी हो सकता है। ऐसा भी बोलना क्या सही रहेगा कि दूसरी तरफ योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए क्या है, तब तक ये योग्य है जब तक कि दूसरा उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो फिर आया कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय में फिर क्या हुआ? फिर देखा उसने निजामुल मुल्क ने, यार ये तो, अब फर्रुखसियर ने क्या किया, उसको अपना मतलब खुश करने के लिए उसको आसफ जहां की उपाधि दी, दक्कन के 6 सूबे दे दिए। क्या कर दिए? दक्कन के 6 सूबे दे दिए। चलो जी। लेकिन उसे कहा कि आपने मुगल दरबार में रहना है, क्योंकि आपको पता ही है आप ही संभाल सकते हो, आप मतलब पिताजी के मतलब परदादा दादा के औरंगजेब के टाइम के हो ना, आप, आपके अंदर योग्यता है, इसलिए आप संभालो। अब वो कुछ टाइम तक रहा, ठीक है, चलो संभाला किसी तरह से। फर्रुखसियर भी उतर गया, आपको पता है। उसके बाद कौन बना? बीच में भी बने रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, कोई टीबी से मर गया, कोई शराब पी के मर गया, नाच गान देख के मर गया कोई, है ना। अब आप बोलोगे नाच गान देख के कैसे मर गया? ज्यादा टीवी देखने से भी मरते हैं भाई, बहुत ज्यादा टीवी मत देखा करो, दिक्कत होती है, मानसिक तनाव होता है। मर गया। अब आया कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अब देखो ना, रंगीला नाम ही जिसका रंगीला, परेशान हो गया कौन? निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां। उसने कहा यार मैं वो दक्कन के 6 सूबे फर्रुखसियर ने दे रखे, मैं वहां जाता हूं, मैं एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता हूं। वो नीचे गया, अपने दक्कन के 6 सूबे वो जो इकट्ठे किए फर्रुखसियर ने दिए थे, वहां पर उसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। क्या की? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। लेकिन यार वो जो रंगीला था वो चुप थोड़े बैठता। जब निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां नीचे की तरफ जा रहा था, तो रंगीला ने, यानी मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने एक सरदार मुबारिज खां को कहा कि इसका विरोध करना, इसको भाई स्वतंत्र होने मत देना। तो मुबारिज खां और इसके बीच में, निजामुल मुल्क चिनकलिज खां के बीच में सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। क्या हुआ? और सन था भाई 1724। कौन सा सन था? 1724। तो सुकरखेड़ा के युद्ध में कौन जीत गया? निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां जीत गया। क्यों जीता? उधर तो मुगल सेना थी ना, ये तो एक सरदार था। क्यों जीता? क्योंकि इसकी तरफ मराठे थे, और मराठे कौन थे? यही कौन? बाजीराव फर्स्ट। और जिसकी तरफ सैनिक पेशवा होगा तो वो तो जीतेगा जीतेगा। समझ में आ गया? तो यही बताना चाह रहा था मैं कि 23 जून 1724 को सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। क्या हुआ? सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। निजामुल मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार, दक्कन का मुगल सूबेदार था मुबारिज खां, उसको युद्ध में परास्त कर दिया, दक्कन में अपनी स्वतंत्रता की स्थापना कर दी। और इस प्रकार हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ना कई राज्य क्या हुए? स्वतंत्र हुए। मुगल साम्राज्य का जो सबसे बड़ा विघटन हम देखते हैं वो किसके समय देखते हैं? रंगीला के। अभी ये तो हमने हैदराबाद पढ़ा, अभी अवध भी तो होगा। सादत खां बुरहानुल मुल्क क्या करेगा? अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देगा। अब दिल्ली में दिक्कत तो होगी। इसमें भाई दिल्ली का राजा जो है रंगीला, वो बोलेगा यार ऐसे कैसे, अवध कैसे? अवध क्योंकि बहुत फर्टाइल जगह थी, बहुत ज्यादा क्या होता था। और उधर अवध सादत खां बुरहानुल मुल्क क्या कर रहा है? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहा है। तो क्या करेगा सादत खां बुरहानुल मुल्क? बोलेगा ईरान का एक कौन है? नादिर शाह, उसको बोलेगा आ जाओ दिल्ली, क्या करो, ताकि वो भिड़ाना चाह रहा किसको? दिल्ली के राजा को, नादिर शाह को। अब नादिर शाह को बुलाता है वो, नादिर शाह कहता है मैं क्यों आऊं? वो कहता है 20 करोड़ रुपए दूंगा मैं, आप आओ। क्या करूंगा? 20 करोड़ रुपए दूंगा। नादिर शाह ने कहा ठीक है भाई, 20 करोड़ रुपए देगा तो बढ़िया है। आया नादिर शाह दिल्ली पर, क्या किया? दिल्ली रक्तपात, क्या लूटा उसने दिल्ली को। अब उसने सादत खां बुरहानुल मुल्क से कहा ला भाई 20 करोड़, उसने कहा है ही नहीं। उसने कहा अब फिर वैसे ही होगा जैसे कौन संभाजी मरा था ना, टुकड़े टुकड़े, वैसे ही मारा जाएगा। तो उसने आत्महत्या की। किसने? सादत खां बुरहानुल मुल्क ने आत्महत्या कर ली।
तो अब क्योंकि पैसा तो वसूलना था तो उसने दिल्ली में कत्लेआम करवा दिया नादिर शाह ने, तख्त तौस ले गया, कोहिनूर हीरा था उस पर, तख्त तौस जिसको शाहजहां ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाया था, उस पर सारे मुगल उसी पर बैठते थे गद्दी पर, तो उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, उसको ले गया नादिर शाह अपने साथ। ईरान का नेपोलियन बोलते हैं किसको, नादिर शाह को, क्या बोलते हैं, ठीक है। अवध भी स्वतंत्र हो गया, इधर रोहेलखंड भी स्वतंत्र हो गया। रोहेलखंड, रोहेलखंड किसको बोलते हैं भाई, रोहेले, बरेली, कहां के, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी सुने हो। तो अली मोहम्मद खां बंगश पठान, रोहेलखंड भी स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया, अली मोहम्मद खां बंगश पठान, रोहेलखंड भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और बताओ भाई कौन कौन स्वतंत्र हुए, अभी आगे पढ़ना है हमने। मैसूर बहुत दूर हो गया दक्षिण में, ऊपर के बताओ ना मुझे, ऊपर के, उत्तर मुगलों के जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, और क्या क्या स्वतंत्र हुए। बंगाल, बंगाल स्वतंत्र हो गया, कौन, मुर्शीद कुली खां। तो यार डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विघटन किसके समय हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के बचपन का नाम, फिर फंस गए, बताओ, रोशन अख्तर। याद रखना, माँ ने बड़ा अच्छा नाम रखा था, माँ बाप ने, लेकिन जनता ने दिया नाम क्या, जैसा कर्म करेगा मानव फल देगा भगवान। तो जनता ने कहा रंगीला है, क्या है। चलो अब आ जाते हैं फिर आगे। निजामुल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ये देखो ना, ये बिन पेंदी का लोटा था, कौन, निजाम, मराठों ने इसको बनाया, मराठों के विरुद्ध ही क्या कर रहा है, ये वो था निजाम। अंग्रेज इसको पैसा देते थे तो अंग्रेजों की तरफ, मराठे इसको पैसा देते थे तो मराठों की तरफ, हैदर अली इसको पैसा देता था तो हैदर अली की तरफ। अभी आपने ये भी मान के चलना कि नीचे कौन है, अब आगे चलकर हैदर अली टीपू सुल्तान भी आएंगे मैसूर में। समझ में आया, जोड़ के कोशिश करना पड़ने की, ठीक है। तो भाई निजामुल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, चौथ देने से इनकार कर दिया। इसलिए 1928 में बाजीराव ने निजामुल मुल्क को, सॉरी 1728 में बाजीराव, वो भी सैनिक पेशवा से टकरा रहा है, बाजीराव ने निजामुल मुल्क को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया। कहा चौथ तो देना पड़ेगा बेटा, हमारी कृपा से तू बना था, चौथ तो देना पड़ेगा, 1/4 तो देना पड़ेगा। युद्ध में पराजित होने पर निजामुल मुल्क संधि के लिए बाध्य हुआ। 6 मई 1728, 19 पता नहीं क्यों याद आता, 1728 को दोनों के बीच मुगिसी गांव की संधि हुई। अब ना मराठों में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, संधियां, क्या है। एक पुरंदर की संधि हमने शिवाजी के समय पढ़ ली, कब पढ़ी, 64 में, 1664, 1665, देख लो एक बार, 1665। हाँ, एक संधि अभी फिर पुरंदर की आगे पढ़नी है हमने। तो अब इनका ना याद करना आप संधियों का सही क्रम। तो अब मुगी सिव गांव की संधि हो गई, कौन सी हो गई, किस किस के बीच में हुई भाई, तो निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां और बाजीराव फर्स्ट के बीच में हुई, ठीक है। इसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया। इस संधि से दक्कन में मराठों को सर्वोच्चता स्थापित होगी, दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, ठीक है। इस संधि में साहू ने मराठों को एकमात्र नेता के रूप में मान्यता देने और सभी शर्तें मंजूर की, किंतु उसने संभाजी को साहू को सौंपने से इनकार कर दिया। कुछ खास नहीं है पॉइंट। छत्रपति साहू ने मराठों के एकमात्र नेता के रूप में इस संधि से साहू को मराठों के एकमात्र नेता के रूप में मान्यता देने आदि सभी शर्तें मंजूर की, लेकिन उसने संभाजी कौन, सेकंड, ठीक है, संभाजी सेकंड को साहू को सौंपने से इनकार कर दिया, ठीक है। 1731 में दभोई का युद्ध हुआ। बाजीराव ने त्र्यंबक राव को क्या कर दिया, पराजित करके प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। एक बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, त्र्यंबक राव, उसको भी क्या कर दिया, दभोई के युद्ध में बाजीराव ने पराजित कर दिया। 1731 में वारणा की संधि द्वारा संभाजी सेकंड ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली। संभाजी सेकंड समझ रहे हो, कहाँ है, कोल्हापुर में है, कहाँ है, और ये कहाँ है, सतारा में है। छत्रपति साहू कहाँ है, सतारा में, कोल्हापुर में कौन है, संभाजी। तो मैंने कहा वारणा की संधि से संभाजी सेकंड ने साहू की अधीनता
स्वीकार कर ली, ठीक है। 1737 में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, परंतु इस बार भी बाजीराव ने उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। भोपाल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? भोपाल। भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। हाँ, तो भोपाल का युद्ध हुआ। भोपाल के युद्ध में बाजीराव फर्स्ट ने क्या कर दिया, निजाम को पराजित कर दिया। फिर संधि हुई भाई, दुरई सराय की संधि। कौन सी? 1738 में दुरई सराय की संधि हुई। इस संधि की शर्तें पूर्णतः मराठों के अनुकूल थी। निजाम ने संपूर्ण मालवा का प्रदेश तथा नर्मदा से चंबल के इलाके की पूरी सत्ता किसको सौंप दी? मराठों को सौंप दी। तो क्रम याद रखना है। मैंने कहा मुगी शिवगांव की संधि। जो दूसरी बड़ी संधि है वो कौन सी है? दुरई सराय की संधि। कौन सी? संधियों को याद कर लो पहले। दुरई सराय की संधि से मालवा का प्रदेश मिल गया मराठों को, नर्मदा, ठीक है। उसके बाद 1739 में बसीन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कुशलता एवं सूझबूझ का प्रतीक था। अब यहां से ना उत्तर प्रदेश वालों ने क्वेश्चन पूछा कि बाजीराव ने वैसे तो बहुत युद्ध लड़े थे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण उसकी विजय है, जो उसकी सैन्य कुशलता का परिचय देती है, जो उसकी सूझबूझ का प्रतीक है, वो कौन सी है? आंसर बसीन। कौन सा? बेसिन की विजय, या बसीन भी बोलते हैं इसको। बेसिन की विजय या बसीन की विजय। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लिया। भैया यूरोपियों से छीना है। किससे? यूरोपियों से छीना है, पुर्तगालियों से छीना है। तो पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लिया यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध। यह मराठों की महानतम विजय थी। क्या थी? महानतम विजय थी। ठीक है जी। पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, बलात् धर्म परिवर्तन, लूटपाट, अत्याचार के कारण तटवर्ती मराठा समुदाय में उनके प्रति घृणा की भावना आ गई थी। पुर्तगालियों को उत्तरी क्षेत्र की राजधानी बसीन तथा दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी गोवा, पुर्तगालियों की उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कहां थी? बसीन। दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी कहां थी? गोवा। देखो भैया, मराठों ने बसीन तो छीन लिया, लेकिन गोवा नहीं छीन पाए। गोवा तो 1961 में हुआ। पुर्तगालियों को जो खाली किया वो किसने किया? भारत सरकार ने किया 1961 में। तब जाके पुर्तगाली यहां से भागे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, 1498 में आ गए थे और 1961 में गए, है ना। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया। अंतोतगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकालकर बाहर किया। सिद्दी जो पहले निजाम शाह और बाद में आदिल शाह राज्य के सैनिक अधिकारी थे, 1670 के बाद मुगलों की सेवा में आ गए थे। निजाम शाही बोलते हैं अहमदनगर की निजाम शाही। पहले अहमदनगर के अधीन थे, फिर ये बीजापुर की आदिल शाही के अधीन थे, फिर ये मुगलों के अधीन आ गए थे। ये नौसैनिक होते थे बड़े अच्छे। कौन? ये कौन? जंजीरा के सिद्दी जो होते थे, क्या होते थे? नौसैनिक होते थे, बड़े गजब के, नौसेना में गजब के थे। ठीक है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सैनिक पेशवा या लड़ाकू पेशवा या मराठा शक्ति का अवतार किसे माना जाता है? आंसर। या पूछेगा कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति को ढंग से इंप्लीमेंट करने वाला पेशवा कौन था? तो बाजीराव फर्स्ट था। ठीक है। सैनिक पेशवा, मराठा शक्ति का अवतार, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था? बाजीराव प्रथम था। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। क्या कहा है? योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखा। शिवाजी ने रखा था हिंदू पातशाही, ऐसे ही बाजीराव प्रथम ने भी हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखा। यद्यपि बालाजी बाजीराव ने इसे खत्म कर दिया। बालाजी 1732 में बाजीराव ने एक इकरारनामा तैयार किया जिसमें होलकर, सिंधिया, आनंदराव, तुकोजी आदि ने हिस्से की व्याख्या की। इसी समझौते में मालवा के भावी चार, कुछ खास नहीं, भावी चार मराठा रियासतों की आधारशिला रखी गई। अब इसके बाद बनता है बालाजी बाजीराव। कौन बनता है? बालाजी बाजीराव। ये 1740 से 1761, तीसरा पेशवा, तीसरा पानीपत का युद्ध, है ना। और इसमें मराठा शक्ति का लगभग क्या पतन हो जाता है, लेकिन फिर भी चार पेशवा आगे चलते हैं। ये तीसरा पेशवा है, इंपॉर्टेंट है। टाइम बताइए। काफी है? दूसरे वीडियो में बताऊंगा।